नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तरी एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम साइंस के वैसे प्रश्न को करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को सामने एक बुक दिखाई दे रही होगी। यह एसके झा सामान्य विज्ञान की बुक है मेरे दोस्तों। और इस बुक में से पहले हम लोग फिजिक्स के सारे प्रश्नों को कर रहे थे। फिजिक्स का आज चौथा और लास्ट वीडियो है मेरे दोस्तों। और इस वीडियो से हर एक एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से आने वाला है। और ये बात हम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं मेरे दोस्तों। जिस तरह से हमने फिजिक्स को बहुत ही कम वीडियो में ख़त्म किया है, उसी तरह से केमिस्ट्री को कल से हम लोग बहुत ही कम वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है मेरे दोस्तों, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। यदि दो चालक एक ही धारा में दिशा ले जा रहे हैं तो दोनों चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आकर्षित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है मेरे दोस्तों। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात, तो विद्युत धारा अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों, समान रहता है। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। चलिए आगे चलते हैं। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो कौन सा नियम मेरे दोस्तों, किरचॉफ का नियम। क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा मेरे दोस्तों। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर धातु का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो P बराबर I² R, ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। P बराबर VI, ये भी सही है। P बराबर V²/R, ये भी सही है। बोला कौन गलत है। तो P बराबर I²/R नहीं। इस क्वेश्चन जो है मेरा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। P बराबर I²/R, एक जो है ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए आगे चलते हैं। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है। घरों में पंखे और लैंप कौन सा क्रम में जुड़ता है। तो समानांतर क्रम में। कौन सा मेरे दोस्तों, घरों में पंखे और लैंप जो जुड़ा होता है समानांतर क्रम में होता है। आगे चलते हैं। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चलिए मेरे दोस्तों आगे कह रहा है। किसी भी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है। किसी भी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है मेरे दोस्तों। तो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, किसी भी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे चलते हैं। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है मेरे दोस्तों, केवल विद्युतीय क्षेत्र। क्या करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। आगे देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या हो। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि 7 ओम हो जाएगा। चलिए आप लोग बना के देख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो किस किस्म की, स्थैतिक विद्युत। कैसी पैदा होती है मेरे दोस्तों, स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। आगे चलते हैं। किसी भी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं। यदि एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या होंगे। बोल रहा है कि यदि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं, यदि एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी क्या होंगे। तो अन्य सभी क्या होंगे मेरे दोस्तों, तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर एक जल जाता है तो समानांतर क्रम को वही फायदा है मेरे दोस्तों कि एक अगर जलता है तो सिर्फ नुकसान उसी का होगा, बाकी कोई प्रभावित नहीं होगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कहते हैं। तो प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग है मेरे दोस्तों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। क्या मेरे दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रतिरोध
का यथार्थ मापने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों? विद्युतीय विभव में अंतर। क्या होता है? विद्युतीय विभव में अंतर होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है मेरे दोस्त 0। कितना होता है? 0। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आगे बोल रहा है मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो वोल्टेज मापता है वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। मीटर जो वोल्टेज मापता है उसे वोल्ट मीटर हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे हम क्या कहेंगे? तो प्रतिरोध जो मापता है उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे हम ओम मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? ओम मीटर कहेंगे। जो वोल्टेज मापेगा उसे वोल्ट मीटर और जो प्रतिरोध मापेगा उसे हम ओम मीटर कहेंगे। आगे है कि आगे मेरा क्या कह रहा है? मिलान करने के लिए दिया क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग किससे मिलान करेंगे? ओम का नियम दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया हुआ है, आवर्तित दिया हुआ है और कूलम्ब का नियम दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ने पूछ रहा है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप लोग देखेंगे किससे होगा मेरे दोस्तों? जनरेटर से होगा। किससे होगा? जनरेटर से। तो बी में हम लोग किसको मिलान करेंगे? तो बी में 4 का मिलान करेंगे। बी में डॉग। चलिए दोस्तों आप बोल रहा है कि ओम का नियम, तो ओम का नियम हम लोग किससे मिलान करेंगे? तो ओम का नियम में क्या होता है? उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक। तो ए में क्या हो जाएगा? 2 होना चाहिए। और बोल रहा है कि आवर्तित, आवर्तित में क्या होना चाहिए? वोल्टेज धारा संबंध। आवर्तित को मिलान करेंगे सीधा सीधी वोल्टेज धारा संबंध से। और कूलम्ब का नियम क्या जाएगा मेरे दोस्तों? संधारित्र में। तो कूलम्ब का नियम कौन सा हो जाएगा? संधारित्र हो जाएगा दोस्तों। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग याद रखेंगे कि जनरेटर बोल रहे हैं तो जनरेटर कौन हाथ से हम लोग चालू करते हैं? दाहिना हाथ से ना चालू करते हैं। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है किससे संबंधित होगा? जनरेटर से। अब देख लीजिए कि ए दूसरा कौन ऑप्शन में है? ये बॉल और डॉग में है। बी में 4 होना चाहिए। बी में 4 कौन सा है? तो बी ऑप्शन में। तो 20 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? तो हमेशा 1 से अधिक होगा मेरे दोस्तों। कितना होगा? 1 से अधिक होगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या है मेरे दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम है। अभी हम लोग बताए थे ओम हो जाएगा। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज को किस में मापा जाता है? लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज को किससे माप लोगे हम लोग? तो वोल्टेज में किलो वोल्ट में। किस में? किलो वोल्ट में। आगे चलते हैं। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होगा मेरे दोस्तों? बढ़ जाएगा। चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी उसमें बढ़ जाने वाला है। आगे क्या बोल रहा है? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि सही संबंध पूछ रहा है इनमें से कौन सा है? सही संबंध पूछ रहा है धारिता बराबर आवेश बटा विभव। तो बिल्कुल सही संबंध यही मेरे दोस्तों, धारिता बराबर आवेश बटा विभव ही होता है। तो सही हमको पूछ रहा था 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। धारिता बराबर आवेश बटा विभव। आगे बोल रहा है अगर 2 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? अगर 2 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगी? तो क्या होगी मेरे दोस्तों? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। क्या होगी? प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को बोल रहा है कि मापने के लिए धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को धारा की मात्रा वृद्धि के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या मेरे दोस्तों? डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं। पदार्थ में चालन नहीं होगा। पदार्थ में चालन नहीं होगा। तो 29 का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? समान विभवांतर वाले बल के तार में। पदार्थ में चालन नहीं होगा किसमें? तो समान विभवांतर वाले बल के तार में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉट डॉट की चालकता अधिकतम होती है। किसकी चालकता अधिकतम होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो आयन की। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसमें होगी मेरे दोस्तों? आयन की हो जाएगा। 30 का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? डॉग यानी कि आयन। आगे देखते हैं। मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है? जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को आमीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो चालक की बनावट पर, यानी कि चालक की बनावट यानी कि पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है? संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है? तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। किस में मेरे दोस्त? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कैट हो जाएगा। चलिए आगे। इलेक्ट्रॉन वहन करता है।
इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है मेरे दोस्तों? तो 1 यूनिट ऋण आवेश क्या करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश करता है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ देंगे तो मिश्रित प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो निम्न प्रतिरोध से अधिक हो जाएगा। जो पहले निम्न प्रतिरोध था उससे अधिक हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगर बड़ा वाला और कम वाला को जोड़ देंगे तो। आगे चलते हैं, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है मेरे दोस्तों? तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का। किसका है? आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आगे चलते हैं, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो मेरे दोस्तों बता दूं आपको कि संधारित्र की धारिता जो है क्षेत्रफल पर भी, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी, यानी कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डॉग हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बोल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी? व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी मेरे दोस्तों? शून्य हो जाएगी। क्या होगी? शून्य हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शून्य हो जाएगा। दिष्ट धारा के मामले में बोल रहा है कि दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। किस दिशा में? दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है मेरे दोस्तों। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है मेरे दोस्तों? तो KWH यानी कि किलोवाट घंटा हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा हो गया। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितना होती है? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है मेरे दोस्तों अनंत होती है। कितना होती है? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? फैन वाला रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होगा? तो किसका होगा मेरे दोस्तों? यूरेका का। किसका? फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है? तो यूरेका का। किसका मेरे दोस्त? यूरेका। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली की झटका दे सकती है कितना है? विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली की झटका दे सकती है 3 MA, 15 MA, 25 MA कि 50 MA? तो मेरे दोस्तों जो दर्दनाक बिजली की झटका दे सकती है इनमें से बड़ा वाला कौन हो गया? 50 MA राइट आंसर हो गया मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दबाव समान होता है। विद्युत दबाव समान होता है किसके मेरे दोस्तों? तब विद्युत दबाव समान होगा विद्युत धारा के। किसके मेरे दोस्तों? विद्युत दबाव समान होगा विद्युत धारा के। आगे चलते हैं, AC परिपथ में धारा की दिशा, AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? तो पल से पल में बदलती रहती है। AC परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वेक्टर राशि क्या है? वेक्टर राशि क्या है? तो वेक्टर राशि है मेरे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वेक्टर राशि है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस प्रदर्शित करती है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में तर्जनी जो है अंगुली किस प्रदर्शित करती है? किसको? तो तर्जनी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर अंगूठा बोलता है मेरे दोस्तों कि अंगूठा किस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है? तब बल की दिशा को। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अगर अंगूठा बोलता तो बल की दिशा को, अगर तर्जनी बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को, और बोलेगा कि विद्युत धारा की दिशा में कौन? तो सबसे जो बीच में अंगुली होता है, 5 को मेरा हाथ में मेरा अंगुली होता है मेरे दोस्त, तो सबसे जो बीच में हो गया से विद्युत धारा वाला हो गया। धारा कहाँ जाएगा? बीचों बीच जाएगा, यानी कि बीच वाला में हो गया विद्युत धारा की दिशा। तर्जनी किसका हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। बल की दिशा क्यों जाएगा? विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो बल की दिशा होता। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। कैसा है मेरे दोस्तों? न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? वैद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो किसके कारण हो जाएगा मेरे दोस्तों? आयन के कारण। किसके कारण? वैद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो कैसा होगा? तो ऋण आवेशित होगा। कैसा होगा मेरे दोस्तों? ऋण आवेशित होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करना आपका बिल्कुल भी परम कर्तव्य बनता है मेरे दोस्तों। तब दोस्तों तक बिल्कुल भी शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कूलम्ब के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल,
कूलम्ब के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है मेरे दोस्तों? तो दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है, कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, कि उपयुक्त सभी। तो कूलम्ब के नियम अनुसार मेरे दोस्तों दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? डॉक हो जाओ, उपयुक्त सभी। आगे बोल रहा है विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, कैसे खत्म होती है? तो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। कैसे? धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर विद्युतीय बल रेखाएं खत्म हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे दोस्तों? तो शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आगे चलते हैं, विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक कैसी राशि है मेरे दोस्तों? आदिश राशि है। कैसी राशि है? आदिश राशि है। दोस्तों आदिश राशि का एक शानदार ट्रिक का वीडियो हमने बनाया था, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। संधारित्र कार्य करता है, तो संधारित्र कार्य किस पर करता है मेरे दोस्तों? एसी पर कि डीसी पर, कि एसी और डीसी दोनों पर, कि ना एसी पर ना डीसी पर? तो संधारित्र मेरे दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर निर्भर करता है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 का राइट आंसर सी। आगे चलते हैं, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तब विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आवेश की क्या इकाई हो जाएगा मेरे दोस्तों? कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश की इकाई हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः कैसी होती है? प्रतिरोधों के अगर समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव कैसी होगी और विद्युत धारा कैसी होगी? तो कैसी होगी मेरे दोस्तों? तो विभव कैसी हो जाएगी? तो विभव होगी समान मेरे दोस्तों, और विद्युत धारा कैसी होगी? तो अलग अलग होगी। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो विभव समान होगा और विद्युत धारा मेरे दोस्तों अलग अलग होंगे, ना कि भिन्न भिन्न होंगे। तो 57 का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी भी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है। तो इनको कौन सा नियम कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये कौन सा नियम हो गया? किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किसका नियम है मेरे दोस्तों? किरचॉफ का नियम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस राशि के संरक्षण पर निर्धारित होता है मेरे दोस्तों? तब विद्युत धारा के राशि पर। किस राशि के? तब विद्युत धारा के राशि पर संरक्षित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध। कैसे मेरे दोस्तों? गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 61 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित किया जाता। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्तों? व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित किया जाता है जब प्रतिरोधक का अनुपात क्या होते हैं? तो P/Q बराबर R/S। क्या हो जाएगा? P/Q बराबर R/S हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, धारिता एक राशि है, सदिश राशि कि अदिश राशि की कहा नहीं जा सकता, कि कभी कभी सदिश और अन्यथा सदिश। तो धारिता एक कैसी राशि है मेरे दोस्तों? तो धारिता एक आदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे दोस्तों? आदिश राशि है। तो 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? किसी भी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होगा मेरे दोस्तों? तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। आगे बोलता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? तो डॉग हो जाएगा, ना कि 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 ओम। आगे चलते हैं, कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है मेरे दोस्तों? तो मोटर है। मोटर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण मेरे दोस्तों। लेंज का नियम जो है से निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का नियम का परिमाण है? तो लेंज का नियम किसके है मेरे दोस्तों? तो लेंज का नियम हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों? तो ऊर्जा संरक्षण। किसका हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे चल रहे हैं,
एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों ओर के पास बुलबुले बन रहे हैं। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दोनों तार पर डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, तो इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि बिजली की सप्लाई का प्रकार कैसा है? तो कैसा है मेरे दोस्तों? डीसी है। कैसा है? डीसी है। आगे चलते हैं। किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। क्या हो जाए मेरे दोस्तों? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए तो किसी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कम कब होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए मेरे दोस्तों? अधिक हो जाए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग कितना होता है? आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग कितना होगा मेरे दोस्तों? तो आने वाली करंट और जाने वाले करंट का गणितीय योग शून्य होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग बराबर ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग और ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। आगे बोल रहा है, आगे देखते हैं। करेंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? करेंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक। क्या है मेरे दोस्तों? वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है? करंट का उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है मेरे दोस्तों? तो उत्पन्न प्रभावों से। किससे? उत्पन्न प्रभावों से। आगे बोल रहा है कि परमाणु के निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 75 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों? तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर। किस पर? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर। आगे बोल रहा है कि आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? तो आवेशित परमाणु मेरे दोस्तों आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशित परमाणु आयन कहलाएगा। परिपथ में विद्युत शक्ति को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को किसके रूप में? वोल्टता को धारा से गुना करके, कि वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, कि धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके, तो परिपथ में विद्युत शक्ति को इस सभी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। वोल्टेज को धारा से गुना करके भी, और वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके भी, और धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके भी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है मेरे दोस्तों वो क्या होगी? तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में संचालन करेगी। क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में संचालन करेगी। ओम नियम लागू नहीं होता है किसमें? डीसी सर्किट में, कि उच्च विद्युत प्रवाह में, कि छोटे प्रतिरोधक में, कि सेमीकंडक्टर में। ओम का नियम किस में लागू नहीं होगा मेरे दोस्तों? तो सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता, सेमीकंडक्टर में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? साइमन। क्या हो जाएगा? साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? चालकता का नियम साइमन हो जाएगा। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए ही बिना ही अगर 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर टॉपिक जो विद्युत था उसके सारे प्रश्न को हम लोग कर लिए हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करें मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है मेरे दोस्तों? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। कैसी होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक बोल रहा है कि एक क्या है? तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। कैसा है मेरे दोस्तों? अस्थायी चुंबक है। एक गॉस बराबर कितना होता है? एक गॉस बराबर मेरे दोस्तों कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। कितना होता है मेरे दोस्तों? 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला एक गॉस बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है मेरे दोस्तों? तो टेस्ला जो है फ्लक्स की इकाई नहीं है मेरे दोस्तों। वेबर भी है फ्लक्स की इकाई, मैक्सवेल भी है, लेकिन बोल रहा है कि 4 के क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों? फ्लक्स की इकाई टेस्ला नहीं है। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जस्ता इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसे मेरे दोस्तों? जस्ता प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यह एक अस्थायी चुंबक है कि यह इसकी क्षमता इसके पोल के बीच के साथ अलग अलग होता है, कि ध्रुवित नहीं किया सकता है, कि इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं मेरे दोस्तों? इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों, ध्रुवीकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि ध्रुवीकरण नहीं किया सकता है, इसलिए सत्य ए वाला मेरे दोस्तों 6 का राइट आंसर राइट हो गया। बोल रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो किसने किया मेरे दोस्तों? जेम्स मैक्सवेल ने किया। किसने किया? जेम्स मैक्सवेल ने किया। एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं मेरे दोस्तों? एक डोमेन में 10 के पावर 18 से लेकर के 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? एक डोमेन में लगभग 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं। आगे चलते हैं। विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं मेरे दोस्तों? तो क्रोड पटलित बनाते हैं भावर धारा हानि कम करने के लिए। क्या करने के लिए? भावर धारा हानि कम करने के लिए विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित बनाते हैं। आगे चलते हैं। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पैराचुंबकीय कहलाता है। क्या कहलाएगा? पराचुंबकीय कहलाएगा। बोल रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है मेरे दोस्तों? तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। क्षार चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसा होती है? क्षार चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो कैसी होती है मेरे दोस्तों? अभी बताया था, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर। चलिए आगे चलते हैं। किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बन सकता है? अस्थायी चुंबक किसका नहीं बन सकता मेरे दोस्तों? नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक नहीं बन सकता है नर्म लोहा का। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तो चुंबक से प्रतिकर्षित कौन होगा मेरे दोस्तों? तांबा। तांबा जो है चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है मेरे दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है वेबर है। क्या है मेरे दोस्तों? वेबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है? पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? तो कितने इकाई से कुछ अधिक होता है। कितना होता है? इकाई से कुछ अधिक होता है पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता। आगे चलते हैं। निम्न सूत्र किस सिद्धांत को दर्शाता है? निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाएगा मेरे दोस्तों? ताही बताया था मेरे दोस्तों कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्तों लेंज का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लेंज का नियम हो जाएगा। लेंज का नियम किसका संरक्षण से बताया था हम लोगों को? ऊर्जा संरक्षण से। चुंबक के ध्रुव अलग किए जा सकते हैं या अलग नहीं किए सकते हैं? कि अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं कि इनको टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है? तो चुंबक के ध्रुव मेरे दोस्तों, चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए सकते। क्या किए जा सकते? अलग नहीं किए सकते हैं। चुंबक के ध्रुव को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो इस्पात का। किसका करेंगे? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करेंगे। और अगर अस्थायी चुंबक बोलता तो नर्म लोहा का प्रयोग करते। अगर अस्थायी बोलता मेरे दोस्तों तो नर्म लोहा हो जाता। अस्थायी पूछ रहा है इसलिए इस्पात हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कार्बन स्टील, एल्निको कि एल्कोनेक्स की सभी? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है मेरे दोस्तों इनमें से सभी। कार्बन स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स भी मेरे दोस्तों। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक मेरे दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है मेरे दोस्तों? तो एल्युमिनियम हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अभी क्वेश्चन को रिपीट किए थे पीछे हम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या बताए थे मेरे दोस्तों? अंगूठा। क्या बताए थे? अंगूठा बताए थे। और चुंबकीय क्षेत्र किसको बताए थे मेरे दोस्तों? तर्जनी को। और विद्युत धारा बोले थे क्या कि 5 अंगुली हमारे हाथ में होता है, तो पाँचों बीचों बीच जो है वो अंगुली मेरा विद्युत धारा को दर्शाएगी। धारा जब भी जाती है तो बीच में जाती है मेरे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे।
एक चुंबक के ध्रुव, अभी क्या बताया मेरे दोस्तों, एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किया सकते, एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किया सकते। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो कांसा को आकर्षित नहीं करेगा मेरे दोस्तों, कांसा को आकर्षित नहीं करेगा। वैद्युत चुंबक में है, वैद्युत चुंबक में क्या है, तो मृदु लौह कोर, क्या है मेरे दोस्तों, तो मृदु लौह कोर है वैद्युत चुंबक में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, वैद्युत चुंबक में बता दिया मेरे दोस्तों मृदु लौह कोर है। चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा, चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्तों, तो प्रति अष्टम्भ होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रति अष्टम्भ हो जाएगा चुंबकीयशीलता का उल्टा। बोल रहा है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। कॉइल की धारा की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी मेरे दोस्तों, तो 90 डिग्री होने पर सबसे अधिक होती है। कितना डिग्री होने पर, 90 डिग्री होने पर सबसे अधिक हो जाएगी। विद्युत चुंबक डॉट डॉट की बनी होती है, तो विद्युत चुंबक किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों, नर्म लोहे की बनी होती है। अभी मैंने लोग बताया था आप लोग के कि अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक जो हो गया मेरे दोस्तों अस्थायी चुंबक हो गया, और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। अगर अस्थायी बोलता, अगर अस्थायी बोल देता तो इस्पात, अगर अस्थायी बोलता तो नर्म लोहा, और विद्युत चुंबक भी बोलेगा था नर्म लोहा हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है मेरे दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है मेरे दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे दोस्तों, सदिश राशि है। आगे बोल रहा है कि वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगी, या अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होगी मेरे दोस्तों, तो ध्रुव पर होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है। आगे बोल रहा है कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होगी मेरे दोस्तों, तो अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बोल रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो है मेरे दोस्तों से किस दिशा की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करता है। आगे चलते हैं, निर्वात को क्या माना जाता है, तो निर्वात को क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, अचुंबकीय सामग्री। निर्वात को क्या माना जाएगा, अचुंबकीय सामग्री माना जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या फिर जिसके नीचे लौह चुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या फिर जिसके नीचे लौह चुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है, तो क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, क्यूरी ताप कहलाएगा। आगे चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर कौन सी दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर किस दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, तो कौन सी दिशा मेरे दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। आगे बोल रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता हम लोग लगा सकते हैं। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए वो शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का हम लोग पता लगा सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, किस बल की प्रकृति मेरे दोस्त विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, यानी कि पिंड का भार नहीं है। आगे चलते हैं, किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है मेरे दोस्तों, तो चुंबक पत्थर में, पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह गुण नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है। बोल रहा है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है मेरे दोस्तों, तो वो अस्थायी चुंबक। क्या बनेगा उससे मेरे दोस्तों, अस्थायी चुंबक। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होगी वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा इनमें से लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है मेरे दोस्तों, निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय बोलता तो कौन होता है, एल्युमिनियम हो जाता है। अनुचुंबकीय अभी बताया था पीछे वीडियो में हम लोग, एल्युमिनियम हो गया, और लौह चुंबकीय क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, निकेल हो गया। दोस्तों
मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आप लोग के पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करें यार। आगे चलते हैं। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित हुआ था? तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित हुआ मेरे दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे दोस्तों आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत? 1905 ईस्वी। आगे चलते हैं। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या है? सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होगा मेरे दोस्तों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। जंक्शन में खराबी कब आती है? तो जंक्शन में खराबी कब आती है मेरे दोस्तों? निर्माण दोष होने के कारण। क्या होने के कारण? निर्माण दोष होने के कारण जंक्शन में खराबी आ जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में किसका प्रतिरूपण करता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, ए मीटर है, यहाँ पर बेस है, फिर यहाँ पे कलेक्टर है, तो बोल रहा किसका प्रतिरूपण करता है? तो किसका हो जाए मेरे दोस्तों? पीएनपी ट्रांजिस्टर का। किसका? पीएनपी ट्रांजिस्टर का। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या करना चाहिए? तो 3 साथ संयोजकता वाली अशुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 साथ संयोजकता वाली अशुद्धता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। टनल डायोड क्या है? टनल डायोड क्या है मेरे दोस्तों? तो टनल डायोड आपको बता दूं कि अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है। अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है मेरे दोस्तों। टनल डायोड क्या है? तो अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है मेरे दोस्तों। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? तो अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है मेरे दोस्तों। क्या है? अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, उसे अर्धचालक हम शब्दावली में डोपिंग कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो किससे बना होता है? सिंपल बात पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों का आईसी चिप जो है सो किससे बना होता है? तो आईसी चिप सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है मेरे दोस्तों? सिलिकॉन से। आप लोग याद रखेंगे। जर्मेनियम का प्रयोग हम लोग मुख्यतः किस में करते हैं? तो जर्मेनियम का प्रयोग मेरे दोस्तों अर्धचालक में किया जाता है। अगर सिलिकॉन में पूछता प्रयोग किस में करेंगे? तो अर्धचालक में करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। डॉट अर्धचालक है। अर्धचालक इनमें से कौन सा है? तो जी हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम हो गया अर्धचालक है। बताया मेरे दोस्तों कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग में हम लोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। आगे बोल रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षा होती है मेरे दोस्तों? तो कक्षा हो जाएगी 4। कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन में कक्षाओं की संख्या 4 होती है। आगे चलते हैं। प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? तो आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? प्रवर्धक एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है? तो आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना हो जाता है। आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना हो जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एमओएस का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो एमओएस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एमओएस का फुल फॉर्म हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ती है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी जो है से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ती है? तो टेलीविज़न रेडियो तरंगे छोड़ती है। कैसी छोड़ती है मेरे दोस्तों? टेलीविज़न रेडियो तरंग छोड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को मेरे दोस्तों रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। डायोड से क्या होता है मेरे दोस्तों? धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता है। धारा को एक ही दिशा में डायोड के दौरान हम लोग प्रवाहित करते हैं। आगे चलते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डॉट का उपयोग करती है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? तो फोटोवोल्टिक सेल की। किसको मेरे दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करती है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगर पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करिएगा। एक बार कर दे यार शेयर जरूर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोला कि निम्नलिखित तकनीकों आविष्कार में से
कौन सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था मेरे दोस्तों? तो कौन सबसे पहले हो जाएगा? दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था मेरे दोस्तों? गैलीलियो ने सबसे पहले आविष्कार दूरबीन का किया था। आगे चलते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनकी परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की राशि को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों? तो द्विसदिश राशि। कैसी राशि कहा जाएगा? द्विसदिश राशि कहा जाता है। भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, तो इस प्रकार की भौतिक राशि को द्विसदिश राशि कहते हैं। कैसी राशि? द्विसदिश। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? किसी भी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? तो अवरक्त विकिरण होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त। आगे चलते हैं। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा कौन सा ऑप्शन में है? डी में है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। आगे चलते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब तक इसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बोल रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या निरंतर परिवर्तित होते रहता है? तो क्या निरंतर परिवर्तित होगा मेरे दोस्तों? चाल जो है तब तक निरंतर परिवर्तन होते रहता है, जब तक बल लागू किया था तब तक। आगे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से क्या है कि गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है? तो बोल रहा है सही हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन, जो सही वाला ऑप्शन है। इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों? छौक हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। गर्म कॉफ़ी के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो विजुक्त बल मौजूद नहीं होता है, विजुक्त बल मौजूद होता है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है कि बल युग्म में होते हैं, बिल्कुल बल युग्म में होते हैं। बोल रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, बिल्कुल भिन्न पिंडों पर लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, नहीं मेरे दोस्त, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर नहीं लगते हैं। तो गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा हो जाएगा? 7 का डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो किसके रूप में है? रैखिक ग्राफ के रूप में। कैसे रूप में? रैखिक ग्राफ के रूप में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर कितना होना चाहिए? OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परत और गहरी परत के बीच तापांतर कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है मेरे दोस्त? तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। गतिज ऊर्जा जो है से प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है बादलों के गर्जन के दौरान मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार कौन किया है? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार कौन किया मेरे दोस्तों? निकोलो टेस्ला। कौन किया है? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोलो टेस्ला ने किया है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। पिस्तौल या फिर रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है? तो पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार मेरे दोस्त सैमुअल कोल्ट ने किया है। कौन किया है? सैमुअल कोल्ट ने किया है। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है मेरे दोस्तों? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग है, इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है, उसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा संग्राहकों में डॉट डॉट में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में किसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है? तो मेरे दोस्तों पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। किसमें? पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर जाता है, तो किस नियम का उदाहरण है मेरे दोस्त? एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर जाता है, तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो मेरे दोस्त ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। किस नियम का उदाहरण है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है मेरे दोस्त। पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अगर नीचे गिरता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक विकास की नींव किसने रखी?
भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास किसने रखी? तो किसने रखी मेरे दोस्त? हाइनरिक रुडोल्फ हटार्ज ने। किसने? हाइनरिक रुडोल्फ हटार्ज ने रखी मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले मेरे दोस्तों यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। आगे चलते हैं। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है, जो मिर्गी के दौरे को संकेत देता है? टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? तो उसका आविष्कार कौन किया है मेरे दोस्तों? राजलक्ष्मी बोरथाकुर। कौन किया है? राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने किया है टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार। आगे चलते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मेरे दोस्तों किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई के द्वारा हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? तो कौन सा नहीं मेरे दोस्तों? सादा गिलास। सादा गिलास जो मेरे दोस्तों ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है मेरे दोस्तों। ऊर्जा कन्वर्टर इनमें से सादा गिलास नहीं है। आगे चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे शीर्षांकित किया था किसके द्वारा? बोल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षांकित किया गया था। उसका शीर्षांकित क्या था? तो युद्ध क्यों। उसका शीर्षांकित क्या था मेरे दोस्तों? तो युद्ध क्यों, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉट में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बारकोड रीडिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में, कि माइक्रोवेव ओवन में, कि फिजियोथेरेपी में किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो माइक्रोवेव ओवन में। किसमें मेरे दोस्तों? तो माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? तो होलोग्राफी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? होलोग्राफी कहलाएगी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे मिलान कर। हाँ तो दोस्तों देखिए बोल रहा है कार्ज को हम लोग किसे मिलाएंगे? तो कार्ज का सही मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो कार्ज का सही मात्रक जूल हो जाता है। तो एक को हम लोग डॉग में मिला देंगे। बैटरी किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलती है? तो बैटरी मेरे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दो को किसे मिलाएंगे? एप्पल में मिलाएंगे। अब एक को तो डॉग हुआ ही। अब बोल रहा है कि शक्ति, तो शक्ति का मात्रा क्या है मेरे दोस्तों इनमें से? तो शक्ति का हो जाएगा किलोवाट घंटा हो गया। माइक्रोफोन क्या हो जाएगा? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो एक में क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो एक में डी हो गया, दो में ए हो गया, और फिर क्या हो गया? तीन में सी हो गया, और फिर चार में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल हो गया। कौन सा ऑप्शन में है? तो कौन सा ऑप्शन था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एप्पल हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है? फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कौन सा विकल्प में नहीं हुआ है? तो मेरे दोस्तों विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। डॉट हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसको क्या कहते हैं? डेल क्वेसेंस। क्या कहते हैं? डेल क्वेसेंस कहते हैं। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को डेल क्वेसेंस कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो जीपीएस से क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होगी मेरे दोस्तों? सितारों पर लागू होगी। किस पर होगी? चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। आगे चलते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? तो हाल ही में खबर थी मेरे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। किसके? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में थी। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिकी की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो कौन सा ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहता है? तो ऊष्मा प्रवैगिकी के कारण। किसके कारण? ऊष्मा प्रवैगिकी के कारण। ऊष्मा प्रवैगिकी आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है और आमतौर पर एक सिग्नल के रूप में भी बदल देता है? कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा और आमतौर पर एक सिग्नल के रूप में भी उसको हम प्रयोग में लाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ट्रांसड्यूसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे मेरे दोस्तों? तो कौन थे? जूलियस ओपेनहाइमर थे। कौन थे मेरे दोस्तों? जूलियस ओपेनहाइमर थे। आगे चलते हैं, थॉमस किलफर्ड आल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो थॉमस किलफर्ड आल्बर्ट जो मेरे दोस्तों ये क्लिनियर थर्मोमीटर के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। किसके? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के आविष्कार से जुड़े हुए हैं थॉमस किलफर्ड आल्बर्ट। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, एंटोनियो मेओसी डॉट डॉट के आविष्कार से संबंधित है। एंटोनियो मेओसी किसके आविष्कार से संबंधित है? तो टेलीफोन के आविष्कार से है। किससे मेरे दोस्तों? टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है एंटोनियो मेओसी। आगे चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार कौन किया है? बताया था मेरे दोस्तों निकोला टेस्ला ने किया था। कौन किया था? निकोला टेस्ला ने। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? पहला पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन का निर्माण मेरे दोस्तों कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंज के द्वारा। आगे चलते हैं, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एड का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों? एर्ल डिक्सन ने किया था। कौन किया था? बैंड एड का आविष्कार एर्ल डिक्सन ने किया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कौन किया था मेरे दोस्तों? मार्टिन कूपर ने किया है। कौन किया है? मार्टिन कूपर ने किया है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया मेरे दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे चलते हैं, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डॉट डॉट को कम करने में सहायक होता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करता है मेरे दोस्तों? तो हेलमेट जो है से आवेग को कम करता है। किसको आवेग कम करता है मेरे दोस्तों? तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है मेरे दोस्तों। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय हम लोग को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा संग्राहकों यानी कि कलेक्टर में अधिकतम क्षमता में प्राप्त है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता डॉट डॉट में प्राप्त है। किस में प्राप्त है अधिकतम क्षमता मेरे दोस्तों? तो पाराबोलाइड डिस्क संग्राहक में। किस में? पाराबोलाइड डिस्क संग्राहक में अधिकतम क्षमता प्राप्त है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? भारत के वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। बोस की खोज की मेरे दोस्तों, बोस बेसोन काने को है उसको खोज किया सत्येंद्रनाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक है मेरे दोस्तों। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार मेरे दोस्तों लेविस ई वाटरमैन ने किया है। कौन किया है? लेविस ई वाटरमैन ने किया है फाउंटेन पेन का आविष्कार। आगे चलते हैं, सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा मेरे दोस्तों? विलिस कैरियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलिस कैरियर के द्वारा। 1902 ईस्वी में बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया गया था विलिस कैरियर द्वारा। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया है? तो सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन है मेरे दोस्तों? सिंपल सा बात पूछ रहा है कि सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन है? प्रथम अमेरिका के थे, तो कौन है? इलियास होवे हैं। कौन है? इलियास होवे। आगे चलते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है मेरे दोस्तों? थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। किसको मेरे दोस्तों? गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था मेरे दोस्तों? तो प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉबसन। कौन किया था मेरे दोस्तों? प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉबसन ने विकसित किया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक हो गया जब डॉट डॉट ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। तो विद्युत डायनेमो खोज की थी मैं कौन किया था मेरे दोस्तों? तो डायनेमो खोज माइकल फैराडे ने किया है। कौन किया मेरे दोस्तों? माइकल फैराडे ने किया है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें यार। चलिए आगे चलते हैं, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहते हैं? तो माइक्रोवेव ओवन को राडार रेंज कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? राडार रेंज कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बोल रहा है, आगे निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किए थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मेरे दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किए थे। किसका किए थे? टेलीफोन का आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है?
निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे रूप में परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं? तो तापमान में परिवर्तन करके। किसमें परिवर्तन करके मेरे दोस्तों? अगर तापमान में परिवर्तन करके हम एक अवस्था से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई? तो खगोलीय दूरी किसको? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई में मापते हैं दोस्तों। तो उसको किसको हो जाएगा? तो खगोलीय इकाई के रूप में किसको मापेंगे? तो प्रकाश वर्ष से मापेंगे। खगोलीय दूरी को हम लोग किससे मापेंगे? प्रकाश वर्ष से मापेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र इनमें से है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं? तो कौन सा जो मेरे दोस्तों? पेरिस्कोप हो जाएगा। समुद्र से हम ऊपर की वस्तु को देखने में पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव हम किससे मापते हैं मेरे दोस्तों? बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। अगर बैरोमीटर का आविष्कार पूछ दे तो कौन मेरे दोस्तों हो जाएगा? ई टोरसेली। कौन हो जाएगा? बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरसेली ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होगा? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं मेरे दोस्तों? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलिए। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो टैकोमीटर का। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों? टैकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया हो गया हो क्या कहलाता है? वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है? तो रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? रेडियन कहलाता है। आगे चलते हैं। मिलान करने के लिए दिया हुआ है मेरे दोस्तों, मिलान करिए। चलिए दोस्तों मिलान करते हैं हम लोग। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस में करेंगे? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। बोलोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? तो बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा की मापने में हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्त दाब को मापने में किस में करते हैं? तो स्फिग्नोमेट्रोमीटर को रक्त दाब को मापने में करते हैं। और उच्च ताप को हो जाएगा कौन सा? तो पायरोमीटर। तो आप लोग देख लेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इनमें से 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों? तो 60 का राइट आंसर का हो जाएगा ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? किसी भी वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग किस मापने करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। यह क्वेश्चन पीछे भी कितने बार रिपीट होता हुआ है। आगे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग, गैल्वेनोमीटर का ही बताए थे मेरे दोस्तों। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? तो धारा की दिशा का पता लगाने में करते हैं। किसमें मेरे दोस्तों? धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। आगे चलते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के क्या मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसको गाड़ियों को क्या मापने में करते हैं? तो अभी बताए थे मेरे दोस्तों, गाड़ियों की हम लोग दूरी मापते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग किस में होता है मेरे दोस्तों? तो टैकोमीटर का प्रयोग होता है चक्कर प्रति मिनट। किस में मेरे दोस्तों? चक्कर प्रति मिनट को टैकोमीटर के हम लोग प्रयोग करते हैं। चक्कर प्रति मिनट को मापने के लिए टैकोमीटर। आगे चलते हैं। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्या गलत पूछ रहा है मेरे दोस्तों? तो गलत हम लोग देखेंगे। 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर गुटेन द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बोल रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का हल्का भूकंप है। नहीं मेरे दोस्तों, 8 से 9 की तीव्रता का बहुत भारी भूकंप है। कितना? 8 से 9 की तीव्रता का मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप है। कैट बोल रहा है किसी भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा। हाँ बिल्कुल सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा तो गलत है। तो रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता को हल्का भूकंप नहीं भारी भूकंप कहा था मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को किस में मापते हैं? तो तरल पदार्थ के घनत्व को किस में मापेंगे मेरे दोस्तों? तो तरल पदार्थ के घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापते हैं। किस में? हाइड्रोमीटर में। अगर अपेक्षिक आर्द्रता बोलता तो हाइग्रोमीटर हो जाता, हाइग्रोमीटर। अब घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे हम लोग? पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाना है तो कौन से यंत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों? तो सोनार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों? सोनार का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का उपयोग करते हैं? तो जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए। क्या करने के लिए मेरे दोस्तों? जहाज़ों में पानी की गहराई को मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, इको लोकेशन का। चलिए आगे चलते हैं, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है? तो ये बताया था मेरे दोस्तों, दूध के घनत्व को किसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर मापते हैं। किसे मापते हैं? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर मापते हैं। दूध की शुद्धता भी पूछता तो लैक्टोमीटर ही होता। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, डॉट डॉट जो है से वाहन की गति जानने में मदद करता है। बताया था मेरे दोस्तों, वाहन की गति जानने में क्या मदद करेगा? तो स्पीडोमीटर करेगा। क्या करेगा? वाहन की गति जानने में मदद करेगा स्पीडोमीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मिलान करिए हम लोग। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसा मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? टेस्ला हो जाता है। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स के क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स के क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वेबर हो जाएगा। और स्वाप प्रेरण के क्या हो जाएगा? स्वाप प्रेरण क्या हो गया? हेनरी। तो कौन सा ऑप्शन में है मेरे दोस्तों? तो आप लोग मिला कर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 71 का डॉग हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। तो मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए बताया था मेरे दोस्तों, ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है मेरे दोस्तों? तो औसतन प्रति सेकंड 100 बार। कितना बार? प्रति सेकंड 100 बार बिजली धरती पर गिरते रहती है मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में 100 बार। चलिए आगे चलते हैं, MRI किसका संक्षिप्त रूप है? MRI किसका संक्षिप्त रूप है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा मेरे दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदलता है? कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत उपकरण बदलेगा? तो माइक्रोफोन हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये बताया था आप लोग के माइक्रोफोन ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। आगे चलते हैं, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो एक कार की गति स्पीडोमीटर पर, दिशा में बदलाव पर, कि गति में बदलाव पर, कि गतिवर्धन में बदलाव पर? तो एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो गतिवर्धन में बदलाव पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? डॉग हो जाएगा। गतिवर्धन में बदलाव पर निर्भर नहीं करती है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे फांसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे फांसी गर्मी को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? तो पृथ्वी की सतह के नीचे फांसी गर्मी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। आगे चलते हैं, दूध के समान रूप से परिवर्तित रहने के लिए दूध में वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दूध के समान रूप से वितरित कर रहने के लिए दूध में वसा वसिकाओं के आकार को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पास्चुराइजेशन का। किसका मेरे दोस्तों? पास्चुराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिजिक्स हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पूरा फिजिक्स को ख़त्म कर दिया है मेरे दोस्तों। कि आप लोग को वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें मेरे दोस्तों। कुछ मेरे दोस्तों का कमेंट आया था कि सर आंसर को आप छुपा कर लेकर आइए, आंसर सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आज हम लोग आंसर को छुपा कर लेकर आए थे। क्या आप लोग का आंसर छुपा कर लाना वीडियो पसंद है या फिर आंसर को सामने ही लेकर आए वो वीडियो पसंद है? आप लोग कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर राय दें अपना, क्योंकि कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला मेरे दोस्तों। तो किस तरह से आप लोग के सामने हम एनालाइज करके लाऊँ, सामने करके लाऊँ आंसर को या फिर छुपा कर लेके आऊँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।